हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें ये जो अभी आपका पार्ट चल रहा है ये है आपका सिविक्स वाला पोर्शन। यूपी टेट का एग्ज़ाम हमारा है जो अभी हमारा जुलाई में होने वाला है। तो अगर आपने अब से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप हिस्ट्री और ये सिविक्स इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अब अगर देखा जाए तो सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं और ये जो हमारा सिलेबस है ये इस वीक में कंप्लीट होने वाला है, हिस्ट्री का भी और सिविक्स का भी। उसके बाद आपका एक क्लास में आपकी ज्योग्राफी की लूँगी और उसी के साथ दूसरी क्लास में हम अपने पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो आप देख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है और कितना आपने उसमें से समझा है और किया है, क्योंकि जब हम पीवाईक्यूज़ करते हैं तो हमारे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते रहता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये नागरिक शास्त्र की क्लास 8th की बुक है। क्लास 8th की बुक में ये पहला चैप्टर है, लेकिन अगर हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो ये उसका टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। हम टॉपिक के वाइज़ चल रहे हैं और प्लेलिस्ट में जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो भी इसी हिसाब से मिलेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा चैप्टर है हमारा लोकतंत्र। इसमें जो बताया गया है वो एक स्टोरी की तरह बताया गया है कि गाँव में चौपाल लगती है, एक 80 साल की काकी हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, स्वतंत्रता के टाइम से ही वो रही हैं और वो आज की डेट में गाँव की प्रधान हैं। और जब भी वहाँ पर चौपाल बैठती है तो वो देखते हैं कि भई हमारा देश आज़ाद है, हमारी सरकार है। अब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम बेझिझक अपनी समस्याएँ सरकार तक पहुँचा सकते हो, मुझ तक पहुँचा सकते हो तो मैं सरकार तक पहुँचाकर उनका निदान करवा सकती हूँ। अब अगर यहाँ पर देखा जाए ये होता है आपका जिला स्तर, उससे नीचे आता है आपका ब्लॉक और उससे नीचे आपका आता है गाँव का स्तर। अगर हम संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत की बात करते हैं तो पंचायती राज की स्थापना करी गई थी। इसे लोकतंत्रीय व्यवस्था गाँव के स्तर तक पहुँचाई गई है। मतलब गाँव के लोगों की अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो वो पहले गाँव के स्तर पर सुलझाने की कोशिश करी जाती है। वहाँ से अगर वो नहीं हो पाती है तो फिर वो ब्लॉक तक जाती है, ब्लॉक पे भी नहीं हो पाया तो फिर वो जिला पे जाती है। उसके बाद इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती रहती हैं। अब काकी बोलती है, वो काकी कहती है सरकार हमारी बातें क्यों सुनेंगी, उन पर क्या अधिकार है? तो वो काकी को ये बातें बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये राजाओं का ज़माना नहीं है, अंग्रेज़ों की गुलामी का समय नहीं है, अब हमारे देश में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र क्या होता है वो सब पूछने लग जाते हैं कि लोकतंत्र का अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग एक-दूसरे पर शासन करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की भागीदारी होती है समान रूप से, चाहे वो महिलाएँ हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे समाज के किसी भी अन्य वर्ग के सदस्य हैं, हर किसी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? क्योंकि वोट डालने के लिए कोई अमीर व्यक्ति भी जाएगा और कोई गरीब भी जाएगा। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी वयस्क होते हैं 18 साल से या उससे अधिक आयु के जितने भी लोग हैं, वो अपना मत डालते हैं और अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं और ये जो कानून होते हैं, इसमें भी बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं, जो लोगों की सहमति से बनते हैं, लोगों अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इसलिए बहुमत के द्वारा ये निर्णय करने का जो अधिकार है, ये सबको मिलता है। मतलब लोग मिलकर ही किसी की सरकार बना भी सकते हैं, लोग मिलकर ही किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं। तो ये जो होता है, ये सामूहिक निर्णय बहुत महत्व रखता है। लोकतंत्र में कानून का पालन होता है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेशों का नहीं। जो कानून बने हुए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एज़ इट इज़ फॉलो करने हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो आप दंड के भागीदार भी बन जाते हैं। ठीक है? अब वो पूछते हैं कि भई ये लोकतंत्र कब आया था? अब ये दादी कहती हैं कि भई लोकतंत्र कोई एक दिन में नहीं आया है। इसकी नींव अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पे ही थी, क्योंकि इसका जो मुख्य आधार था वो लोगों की मतलब एक तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन था, सक्रिय भागीदारी जिसको हम कहते हैं। पहले टाइम पे क्या होता था कि राजा राज करते हैं, उनके ही कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। जब वो राजा मर जाता था तो उसका बेटा फिर वो चीज़ फ़ॉलो करता था, फिर वो मर जाता था तो उसका बेटा करता था। ऐसे ही ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। कुछ वो जितने भी उनके राज्य में मंत्री हुआ करते थे, उनकी मदद से वो कानून बनाते थे और इसमें जो लोग थे, जनता थी, उनकी किसी तरीके की कोई भागीदारी नहीं रहती थी। सिर्फ़ उनको ये बता दिया जाता था कि ये नियम कानून है और ये आपको फ़ॉलो करने हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको सज़ा मिलेगी।
अब जो हमारा लोकतंत्र है, देश का शासन देश के लोगों के हाथों में ही होगा। नेताओं ने हमारे जो थे, जब देश आज़ाद हुआ तो ये तय किया। अब लोकतंत्र स्थापित करने की हमें प्रेरणा भी मिली थी। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है, ठीक है? अब राजा के शासन और हम लोकतांत्रिक शासन की बात करते हैं, तो राजा का शासन जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लोकतांत्रिक जो शासन होता है उसमें जनता के द्वारा कानून वगैरह निर्धारित किए जाते हैं, जनता का एक तरीके से शासन होता है। आज़ादी के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। अब संविधान के निर्माण करने के लिए भी लोगों ने चुना था। संविधान में आपका केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकार बनाने और चलाने के कानून दिए गए। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं और ये जो कानून होते हैं देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। उन्होंने जिन्होंने भी ये कानून बनाए हैं वो भी इनको मानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार ही सजा मिलती है। मतलब अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल है और आपने क्रॉस कर दिया है, तोड़ दिया है उसको, तो ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे और कानून के तहत जो भी उसका उतना जुर्माना लिखा होगा, वो आपको देना होगा और जो भी सजा या कुछ भी होता है, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। ठीक है? अब बाकी चीजें आती हैं कि संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है और इस संविधान में लोकतंत्र के उन्हीं आधार स्तंभों की चर्चा की जाती है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मतलब हमारा जो संविधान बना हुआ है उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसका आधार स्तंभ है। ठीक है, अब आधार स्तंभ क्या होते हैं? अब जो आधार स्तंभ होता है, सबसे पहला और आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मतलब अगर आप किसी को चुन रहे हैं तो वो किसी के प्रेशर में आके नहीं होगा, जिसका आपका मन होगा आप उसकी सरकार को चुन लेंगे। मतलब उसी के बाद ही इस भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है, जो कि लोग जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो फिर वो उसको संचालित करते हैं। अब इनका जो चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा ही किया जाता है और इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था भी करी है। एक चुनाव आयोग होता है, जब जहाँ-जहाँ चुनाव होते हैं उसकी जितनी भी चीज़ें की होती हैं, वो उसमें मान्य होती हैं। अब जैसे भारत एक विकासशील देश है, अगर हम संसदीय चुनाव कराते हैं तो उसमें 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि खर्च होती है। अगर आप चुनाव करवाते हैं, संसदीय चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो। अब चुनाव आयोग ये निश्चित करता है कि जो देश में होने वाला चुनाव है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी उसमें धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो चुनाव आयोग होता है, ये व्यय की सीमा तय करता है। जितने भी राजनीतिक दल हो गए या प्रत्याशी हो गए, ये सब उसका पालन किया जाता है, पालन करते हैं वो लोग। अब चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुनिश्चित होने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी आपके पुलिस कर्मचारी हो गए, चुनाव अधिकारी हो गए, वो नियुक्त करे जाते हैं। मतलब एक चुनाव कराना इतना ईज़ी नहीं है, बहुत बड़ा और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पुलिस हो गए, अधिकारी हो गए, जगह-जगह उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है। ऐसा ना हो कि चुनाव के टाइम पर झगड़े हो जाएँ, दंगे हो जाएँ। ये भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों में भी चुनाव विवाद में चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब उसके बाद आता है वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले तो क्या सिस्टम था कि अलग-अलग बॉक्स बने होते थे, पर्ची सिस्टम था कि आप पर्ची लेके उस बॉक्स में डाल देते थे। तो और बाद में उस बॉक्स में जिसकी जितनी ज़्यादा पर्ची होती थी, वो चुनाव जीत जाता था। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें धोखे बहुत होते थे। जितनी पार्टी के लोग होते थे, वो उसके नाम से डाल-डाल के एक्स्ट्रा पर्चियाँ डाल देते थे। अब क्या हुआ, अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें आप कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते। ये एक डब्बे की जैसी मशीन होती है। एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम लिखे होते हैं, दूसरी तरफ उनका चुनाव चिन्ह बना होता है कि भई कमल है, जैसे कि बीजेपी का कमल हो गया, कांग्रेस का आपका हाथ हो गया, ठीक है? अब आप क्या करते हैं, उसी के आगे नीले रंग का एक बटन होता है। आपको बीजेपी को चुनना है तो अब इस बटन को एक बार दबा देंगे। अगर आपको कांग्रेस को चुनना है तो इस बटन को एक बार दबा देंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दल को मत दे सकते हैं और ये जो बटन है ये सिर्फ़ एक ही बार दबाया जाता है और वो उसके पक्ष में वोट चला जाता है। ठीक है? अब उसके बाद लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या-क्या काम करते हैं। तो जो इतना बड़ा समाज है, लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम एक-दूसरे के साथ मिल जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं।
तो जितने भी राजनीतिक दल हो गए, ये वही सारे काम करते हो। राजनीतिक पद हो गए, प्रभाव पाने के उद्देश्य से एक साथ विचार रखते हैं, अपने एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है कि अगर चुनाव का समय है, चुनाव के समय पर ये दल अपने-अपने विचार, कार्यक्रम, नीति लोगों के समक्ष रखते हैं। जैसे कि आपने इलेक्शन के टाइम पे देखा होगा, भई यहाँ रैली निकल रही है, यहाँ रैली निकल रही है, अब बीजेपी की रैली है और कांग्रेस की रैली है। तो ये क्या होती है, रैलियाँ होती है, लोगों के सामने आती है, लोगों के घरों में भी जाते हैं वोटिंग के टाइम पर। तो ये उसी चीज़ की बात चल रहे हैं। इससे क्या होता है, लोगों को भी पता चलता है कि भई हमें किसको वोट देनी है। सही प्रतिनिधि चुनने में लोगों को भी मदद मिलती है और जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही दल सरकार बन जाती है और जो बाकी के दल होते हैं, वो विपक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मतलब विपक्ष क्या होते हैं कि विपक्ष के दल में जो लोग होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सरकार को उसकी मनमानी करने से रोकते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो सही नहीं होती, हर चीज़ तो सबके लिए नहीं होती। तो जो विपक्ष दल की जो सरकार होती है, वो ऑब्जेक्शन करती है कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। अब अब ये क्या होता है कि किसी भी दल का बहुमत अगर नहीं हो, अगर ऐसा हो जाए कि बहुमत नहीं है, दोनों की समान वोट है, तो क्या होगा? जैसे कि समान विचार और समान दल आपसी विचार विमर्श में एक नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं, जिसको आप मिली-जुली सरकार कहते हैं। मतलब यहाँ से भी एक चुन लिया, यहाँ से भी चुन लिया, तो वो क्या होती है, एक मिली-जुली सरकार बन जाती है। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि कोई भी अगर दल है, उसको सबसे कम वोट मिले हैं, कम मत मिले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी को बाकी दलों के साथ मिलाकर सरकार बना लेते हैं, ठीक है? अब मिली-जुली सरकार भी ऐसे हो गई। अब क्या हुआ कि जितने भी दल चुने जाते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो नई दिल्ली में संसद है, उस भवन में बैठते हैं ये सब। अब भारतीय लोकतंत्र में संसद हो गई जो होती है, वो लोगों का सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। जहाँ पर क्या होते हैं, जितने भी प्रतिनिधि लोग होते हैं, वो अपने विचार सरकार को संसद के सामने रखते हैं कि हम भई देश के लिए ये कार्य करने वाले हैं, या अगर हम इस एरिया से चुने गए हैं या उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, तो हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश में शासन चलाती है और पूरे देश में क्या होना है, क्या नहीं होना, कौन से रूल्स रेगुलेशन बनने हैं, ये सारी चीज़ें भी संसद में ही होती हैं। अब इसमें और ये पूछते हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसमें स्थानीय जो शासन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के भी बहुत सारे अवसर बढ़ जाते हैं और लोगों की सीधी भागीदारी होती है। आप डायरेक्टली आप अपनी बात को कह सकते हैं। अब भारतीय लोकतंत्र में जितने भी प्रत्येक नागरिक होते हैं उनको कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार होते हैं। ये जो होते हैं ये मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है। पहला आधार स्तंभ कौन-सा था? स्वतंत्र और निष्पक्षता। दूसरा जो है वो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हो गया आपका दूसरा स्तंभ। अब राजनीतिक और नागरिक अधिकार विशेषताएँ ऐसे अधिकार है जिनके अनुसार राज्य हो गए, व्यक्ति समूह के कार्यों में मतलब हस्तक्षेप ना करने के लिए प्रतिबंध है कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है? उसके बाद अब आती है बात चुनाव लड़ने की कि कोई भी स्त्री-पुरुष क्या चुनाव लड़ सकता है? अब भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा का जो ज़िम्मेदारी है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपी हुई है। जनता को न्याय दिलाना है, तो न्यायपालिका को सरकार के जितने भी दबाव हो गए, नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है। मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो हर चीज़ से अलग है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, जहाँ पर निष्पक्ष और निर्भयतापूर्ण न्याय होता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायपालिका को केंद्र और राज्य दोनों में से किसी एक के भी अधीन नहीं रखा गया। मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें कोई राज्य, केंद्र और राज्य किसी का भी कोई भी रोल नहीं है। वहाँ पर ये न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। पहला हो गया स्वतंत्र और निष्पक्ष, दूसरा हो गया मौलिक अधिकार और तीसरा होता है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम जनरली सुनते रहते हैं कि क्रिकेट मैच इतना अच्छा खेला या मैच जीतने पर लोगों के पटाखे छुड़ाए, तो खेतों में काम करते समय रेडियो मैच के बारे में भी वो यही सुनते हैं, अखबार, पोस्टर, सोशल मीडिया का प्रचार-प्रसार करते हैं। तो सरकार अपनी नीति हो गई, कार्यों के लिए जनता का समर्थन भी प्राप्त करने का प्रयास करती है। मतलब जितने भी ये मीडिया हो गई ये आपका सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
ये जितनी भी शासन की नीति होती है, इनका प्रचार भी करते हैं। अगर कोई काम गलत तरीके से हुआ है, तो उसकी जाँच-पड़ताल भी करी जाती है। आप अपने विचारों का भी आदान-प्रदान करते हैं, शासन बनाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हो गई, वो जन-भावना तक पहुँचे। इसलिए सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होता है। ये आपके इसका लोकतंत्र का चौथा आधार है। क्या? जन-भावना तक कोई भी बात पहुँचती है, अपना सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होती हैं। मतलब एक तरीके से मीडिया की अगर हम बात करते हैं, संविधान में भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। मतलब संसद की कोई अवहेलना, मानहानि नहीं कर सकता। मतलब सरकार जनता की बात सुनती है और अगर कोई बात मानने वाली होती है, तो उसको माना भी जाता है। जनता के पास ये अधिकार होता है, कि वो प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन ये सब कर सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें ही शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अगर आप दंगे मचाने शुरू कर दें, तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दें, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जैसे कि आप ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुँचाते हैं, रेलगाड़ियों को तोड़-फोड़ करते हैं, आग लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पनिशमेंट भी दी जाती है। उसके अलग-अलग और भी चीज़ें हैं कि अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, तो आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, वो सारी चीज़। अब एक और चीज़ आ जाती है कि पेंशन विभाग की बात चल रही होती है कि यहाँ पे पेंशन विभाग में दिक्कत हो गई है। लोगों को गलती का पता चला है कि जो उतनी भी पेंशन है, वो अभी एक तरीके से आप ले लें। क्योंकि जो यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है, तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी। ये भी एक चीज़ होती है कि भई कोई भी चुनाव हो गया 5 साल के लिए हो गया। अगर 5 साल के अंदर-अंदर आपने जनता के फ़ेवर में कोई भी काम नहीं करा है, तो जनता के पास ये अधिकार होता है कि 5 साल के बाद जब वो चुनाव होगा, तो वो उसकी जगह किसी और को चुन लेगी। और फिर जो भी नया बंदा आता है, वो अपने अकॉर्डिंगली काम करता है। सबसे पहले तो वो सारी चीज़ों को हटाता है जो उसने लागू करी हुई होती हैं। तो लोगों के लिए इस चीज़ में बड़ी होती है। इसीलिए ये हो रहा है कि भई सब अपनी-अपनी पेंशन को निकाल लीजिए, ना जाने दूसरा कोई अगले चुनाव में कोई आएगा तो वो किस तरीके से विजयी होगा और कैसे अपने काम करेगा। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन लोकतंत्र है। अब लोकतंत्रीय ढाँचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी नागरिक हैं वो अपने कर्तव्य हो गए, दायित्व हो गए, इन सब के प्रति जागरूक होनी चाहिए। निर्णय लेने की वो क्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर इतना समझ होनी चाहिए, शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए कि हमें किसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। ठीक है? क्योंकि आप अगर सही प्रतिनिधि चुनते हैं तो ही विकास की संभावना रहती है। वरना सारे लोग आज की डेट में अपना पेट भरने के लिए लगे हुए हैं। शिक्षित व्यक्ति को ना केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उनको सुलझाने में भी वो अपना योगदान दे। किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं करना चाहिए, अपना उचित विवेक से अनुचित निर्णय ले। लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र जो है हमारा मजबूत होता है। ठीक है? आप कोई बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को कुछ पैसे दे देते हैं कि भई तुम इसके नाम से वोट डाल लो। तो अब्राहम लिंकन की ये है, तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप बताइए, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा से अलग अगर हम नागरिकों में धार्मिक सद्भावना का भी होना आवश्यक है। पंथ निरपेक्षता की भावना भी होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि जितने भी व्यक्ति हो गए वो अपने-अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म का पालन करें, उसका प्रचार-प्रसार करने की भी उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगा और किसी भी एक धर्म को कोई प्रोत्साहन नहीं देगा। हर किसी के लिए सारे धर्म जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। अब इसके साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक समानता का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामाजिक समानता अगर नहीं है तो लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि अनेक प्रकार की असमानताएँ, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये सारी चीज़ें ही सामाजिक व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मतलब ये होती है कि राष्ट्रीय एकता नहीं है, सामाजिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हो जाती हैं। तो ये सारे भेदभाव, इन सारी चीज़ें को नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद देश में असमान आय वितरण होगा, यानी कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और शांति को भी भंग कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एक बैलेंस है, वो होना चाहिए। अब स्थिति को सुधार लेने के लिए ज़रूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें।
अगर हम सही नेता का चुनाव नहीं करते हैं या हमें कोई इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव लाने की इच्छा नहीं है। अब लोकतंत्र एक अनुपयोगी और महँगा ढाँचा मात्र सिद्ध होता है। हमें याद रखना चाहिए कि मतलब एक हमारा ये महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वोटिंग को बहुत लाइटली नहीं लेना है। इनका कहना यही है कि अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है, तो आपको एक सही निर्णय लेकर ही एक सही इंसान को चुनना चाहिए, ताकि जो हमारा देश है, वो अच्छी तरफ प्रगति की ओर अग्रसर हो जाए। तो ये पूरा चैप्टर हमारा लोकतंत्र से संबंधित है कि लोकतंत्र एग्जैक्ट में होता क्या है, क्या-क्या काम होते हैं। ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, बेसिक ही हैं। तो अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं। नोट्स अपने ज़रूर बनाइएगा, अगर कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो आप अपने नोट्स में उसको ज़रूर से ऐड करें। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।